हेलो दोस्त, आप सभी का जियोग्राफी बाय मैंक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पढ़ने चल रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, नदी का नेक्स्ट पार्ट, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। क्या पढ़ेंगे? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी किस क्षेत्र से निकलती है और किस दिशा में प्रवाहित होती है और भारत के कितने राज्यों से होकर प्रवाहित होती है और ब्रह्मपुत्र नदी को कितने नाम से जानते हैं और कहाँ पे क्या नाम दिया जाता है। आइए आज इसके बारे में हम लोग बेहतरीन से पढ़ते हैं और इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। तो आज आइए इसके बारे में आज अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है, या हम कह सकते हैं आंगसी ग्लेशियर से होता है। आंगसी ग्लेशियर से होता है और यह नदी पूरब की तरफ प्रवाहित होते हुए जब तिब्बत में प्रवाहित होती है तो तिब्बत में इसे सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। और यही नदी जब चीन पहुंचती है तो चीन में इसे यारलू जंगबू कहते हैं, यारलू जंगबू नदी के नाम से जानते हैं। और यही यारलू जंगबू नदी आगे की तरफ बहते हुए पूरब की दिशा में नामचा बरवा पर्वत, जो आज तिब्बत के कब्जे में है, उसी नामचा बरवा पर्वत को काटते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और जब यह नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इस नदी को दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से? दिहांग नदी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहते हैं। और यही नदी जब असम में प्रवेश करती है और असम के सर्वप्रथम ये सादिया में प्रवेश करती है। सादिया एक स्थान का नाम है और सादिया में प्रवेश जब करती है असम में, तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? ब्रह्मपुत्र नाम दिया जाता है। ब्रह्मपुत्र नाम दिया जाता है। और लेकिन कुछ बात जानने लायक है। असम में एक जनजाति रहती है, उस जनजाति का नाम है बूडो जनजाति। कौन सी जनजाति? बूडो जनजाति। और बूडो जनजाति इस ब्रह्मपुत्र नदी को एक अलग नाम देते हैं और वह नाम है कुल्लुम्बुथुर। कुल्लुम्बुथुर नदी। कौन सी नदी? कुल्लुम्बुथुर नदी कहते हैं। बूडो जनजाति से कुल्लुम्बुथुर नदी के नाम से पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि ये नदी जब आगे की तरफ बढ़ती है तो कलकल छलछल की आवाज करते हुए बहती है। और जब ये ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जैसे बांग्लादेश में पहुंचती है तो बांग्लादेश वाले इस नदी को एक नया नाम देते हैं। वह नाम है जमुना। क्या नाम देते हैं? जमुना नदी कहते हैं। और यही जमुना नदी आगे की तरफ बांग्लादेश में बहते हुए आगे की तरफ चलती है और गंगा की जलधारा, जिसे बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, और ये भैरव बाजार नामक स्थान पर पद्मा से मिल जाती है। और मिलने के बाद ये आगे की तरफ बढ़ती है। आगे की तरफ जब बढ़ती है तो बाएं तरफ से एक नदी बहते हुए आती है मणिपुर से, जिसे हम मेघना कहते हैं। और बांग्लादेश में ये चांदपुर नामक स्थान पर, बांग्लादेश में चांदपुर नामक एक स्थान है, वहीं पे मिल जाती है। और मिलने के बाद जो एक धारा बनती है वही धारा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि भारत का या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। ये जो सुंदरबन डेल्टा है, ये सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया है। एग्जाम में कभी कभी ऐसे पूछता है किन किन नदियों द्वारा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किया गया है, तो बड़ी दो नदियों से मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किया गया है। वह कौन कौन सी नदी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। कुछ इंटरेस्टेड बातें यह हैं कि सुंदरबन डेल्टा पर, सुंदरबन डेल्टा पर मैग्रो जनजाति पाई जाती है। कौन सी? मैग्रो जनजाति। मैग्रो जनजाति पाई जाती है।
और इसी मैंग्रोव जनजाति के नाम से सुंदरबन डेल्टा पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और ये जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं सुंदरबन डेल्टा के किनारे छोर पर पाए जाते हैं। कहने का मतलब समुद्र के तट के किनारे पाए जाते हैं। और ये वन छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, झुरमुट के रूप में होते हैं। इनकी जड़ें वो नीचे से जाकर ऊपर की तरफ निकली हुई होती है। इनकी जड़ें पहले पृथ्वी में जाती है, फिर ऊपर की तरफ निकल आती है। कहने का मतलब ये है कि मैंग्रोव वन में चलना असंभव है। क्यों? क्योंकि इनकी जड़ें ऊपर की तरफ निकली हुई दिखाई देती हैं। जैसे आप इस पे चलने का प्रयास करेंगे तैसे आपके पैरों में चुभ जाएगा। जरा ये देखते हैं कहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन ये समुद्र है और ये डेल्टा है। क्या है? सुंदरबन डेल्टा है। इसी तट पर, समुद्र के तट पर ही मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। बातें क्लियर होगी। और इनकी जो जड़ें हैं पहले पृथ्वी अंदर की तरफ जाती हैं, फिर ऊपर की तरफ निकली हुई दिखाई देती हैं। मतलब ये ऊपर की तरफ नुकीली के रूप में, जो धार के रूप में दिखाई देती हैं और आप इस पे चलना असंभव है। ये एक झुरमुट की आकार में दिखाई देते हैं। इनके पेट छोटे छोटे होते हैं। कैसे? छोटे छोटे होते हैं। आइए देख लेते हैं इनकी और कुछ खास बातें। ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ और खास बातें आइए जान लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र की कुछ दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी हैं और कुछ बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी हैं। तो पहले आइए देखते हैं बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी दिवांग नदी है, दूसरी लोहित नदी है, तीसरी धनेश्वरी नदी है, चौथी मेघना नदी है। ये चार प्रमुख सहायक नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र में बाएं तरफ से मिलती हैं, बाएं तरफ से निकलती हैं और बाएं तरफ से ही मिल जाती हैं ब्रह्मपुत्र नदी में। तो आइए एक एक नदी के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करते हैं। तो जो दिवांग नदी है ये मिसमी पहाड़ी से निकलती है, मिसमी पहाड़ी से निकलती है। और मिसमी पहाड़ी तिब्बत में है, इस समय तिब्बत में है। और अगर दर्रे की बात करता है तो दिवांग नदी केया दर्रे से निकलती है। किस दर्रे से? केया दर्रे से निकलती है। बातें क्लियर हो गई? किस दर्रे से निकलती है? केया दर्रे से निकलती है। नेक्स्ट बात कि दिवांग नदी अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट नदी लोहित नदी का उद्गम जयालछू पर्वत श्रेणी से होता है। जयालछू पर्वत श्रेणी से लोहित नदी का उद्गम होता है। और ये जो जयालछू पर्वत श्रेणी है, कौन सी? जयालछू पर्वत श्रेणी है, ये तिब्बत में है। कहाँ पे है? तिब्बत में है। और यहीं से होता है और अरुणाचल प्रदेश के रास्ते होते हुए असम में पहुंचती है और असम में पहुंचकर ब्रह्मपुत्र की नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट एक नदी का नाम है धनेश्वरी नदी। और इस धनेश्वरी नदी का उद्गम नागालैंड राज्य से होता है। नागालैंड भारत का एक राज्य है। तो नागालैंड राज्य से धनेश्वरी नदी का उद्गम होता है। लेकिन किस पर्वत से होता है अगर एग्जाम में पूछता है तो हम बताएंगे लाइसांग पर्वत से होता है। किस नदी का उद्गम? धनेश्वरी नदी का उद्गम। और ये नदी आगे की तरफ बढ़ती है और असम में अपने जल को ब्रह्मपुत्र नदी से मिला देती है। नेक्स्ट नदी का नाम है मेघना नदी। और मेघना नदी का उद्गम मणिपुर राज्य से होता है। और ये नदी निकलकर आगे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद असम में प्रवेश करती है। असम से मेघालय में प्रवेश करती है और मेघालय के रास्ते होते हुए त्रिपुरा में प्रवेश करती है। और त्रिपुरा के रास्ते होते हुए बांग्लादेश में चांदपुर नामक स्थान पर गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है उससे चांदपुर नामक स्थान पर मिल जाती है। और मिलने के बाद जो एक धारा बनती है उसी को हम मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। बातें समझ में आई जी?
नेक्स्ट, दाएं तरफ से मिलने वाली कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगर यहां से स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही हैं तो एक बार मैं नाम पढ़ रहा हूं। पहली नदी का नाम है सुबासनी नदी। कौन सी नदी? सुबासनी। दूसरी नदी का नाम है मानस नदी। तीसरी नदी का नाम है रैदक नदी। चौथी नदी का नाम है कमेंग नदी। पांचवी नदी का नाम है तीस्ता नदी। ये प्रमुख नदियां हैं जो दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है। क्या है? मिलने वाली सहायक नदी है। तो आइए इधर देख लेते हैं। अगर वहां स्पष्ट नहीं दिखाई देता है तो ये दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सुबासनी नदी, मानस नदी, रैदक नदी, कमेंग नदी और इसके बाद लास्ट तीस्ता नदी। ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो आइए इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। सुबासनी नदी का उद्गम तिब्बत से होता है और ये नदी असम में ब्रह्मपुत्र की जलधारा से मिल जाती है। नेक्स्ट नदी का नाम है मानस नदी। मानस नदी का भी उद्गम तिब्बत क्षेत्र से होता है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। बात समझ में आई? नेक्स्ट, रैदक नदी एक है। रैदक नदी का उद्गम भूटान से होता है। ये आपको जो डॉट डॉट स्पॉट टाइप में दिखाई दे रहा है लाइन, इसके अंदर का जो हिस्सा है भूटान है। क्या है? भूटान देश है और रैदक नदी का उद्गम भूटान से ही होता है। बात समझ में आई? और ये असम में अपने जल को ब्रह्मपुत्र नदी से मिला लेती है। नेक्स्ट नदी का नाम है कमेंग नदी और एक नदी कमेंग नदी। कमेंग नदी का उद्गम भूटान से होता है और असम में अपने जल को ब्रह्मपुत्र नदी से मिला देती है। ये सारी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट, लास्ट की नदी है तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम से होता है। जो उंगली की तरह उठा हुआ भाग दिखाई दे रहा है वो सिक्किम स्टेट है। क्या है? सिक्किम। तो सिक्किम से होता है। कहां से होता है? सिक्किम से होता है तीस्ता नदी का उद्गम। और सिक्किम के किस झील से? तो आप बोलेंगे चोलाहमू झील से। चोलाहमू झील से होता है। किस झील से होता है भैया? चोलाहमू झील से होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन झील से न पूछ के ग्लेशियर से पूछ लेता है तो हम बोलेंगे कि जेमू ग्लेशियर से होता है। किस ग्लेशियर से? जेमू ग्लेशियर से होता है और जेमू ग्लेशियर सिक्किम में है और चोलाहमू ग्लेशियर भी, चोलाहमू झील भी कहाँ पे है? सिक्किम में है। चोलाहमू झील की खास बात यह है ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। तो क्वेश्चन में आता है कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो हम बोलते हैं चोलाहमू झील है, सिक्किम स्टेट में है। और तीस्ता नदी का उद्गम इन्हीं चोलाहमू झील और जेमू ग्लेशियर से होता है। पहले तीस्ता नदी गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी। किसकी? गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी। लेकिन कुछ इसकी बातें हैं, आइए समझते हैं। लेकिन 1787 ईस्वी में 1787 ईस्वी में तीस्ता नदी में एक भयानक बाढ़ आया। क्या आया? एक भयानक बाढ़ आया और बाढ़ आने के कारण इस नदी ने अपने रास्ते को बदल दिया और बदल कर ये नदी पश्चिम बंगाल के रास्ते, असम के रास्ते होते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। क्या बात यहां तक समझ में आई? नेक्स्ट बात समझो। नेक्स्ट बात यह है कि जब ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती है तो तराई जैसे क्षेत्रों में पहुंच जाती है और वहां पे पानी का वेग कम हो जाता है, धीमा हो जाता है और धीमा होने के कारण मिट्टी यहाँ असम जैसे गुवाहाटी जिले में जमना चालू हो जाता है, अवसाद रुकने चालू हो जाते हैं और एक दूसरे, देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी है और जैसे ये असम के क्षेत्र में आती है, असम के क्षेत्र में आती है, मिट्टी अपने साथ बहा के ला रही है और मिट्टी यहाँ पे जमना चालू कर देगी। और मतलब किसके द्वारा मिट्टी बहा के लाई जा रही है? नदियों द्वारा। और जब ये असम में जम जाती है नदियों के बीच में मिट्टी, तो इसे द्वीप कहते हैं, लेकिन नदी द्वीप कहते हैं। क्या बोलते हैं? नदी द्वीप। तो ये कौन सा नदी द्वीप है? तो हम बोलेंगे माजुली नदी द्वीप है। कौन सा नदी द्वीप है? माजुली नदी द्वीप। जो यहाँ आपको दिखाई दिया गया है ये माजुली नदी द्वीप है, नदियों द्वारा निर्मित द्वीप है। तो क्वेश्चन पूछता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो हम बोलेंगे माजुली नदी द्वीप है। और ये माजुली नदी द्वीप किस राज्य में है? असम राज्य में है। अगर पूछता है किस जिले में है तो हम बोलेंगे गुवाहाटी जिले में है। कहाँ पे है?
गुवाहाटी जिले में, बात समझ में आई। नेक्स्ट, असम में ही गुवाहाटी जिले में एक छोटा नदी द्वीप है जो नदियों द्वारा बनाया गया है। तो वह कौन सा छोटा नदी द्वीप है? तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहां से पूछ लिए गए हैं। तो असम में एक छोटा नदी द्वीप है। कौन सा नदी द्वीप? असम में एक छोटा नदी द्वीप है जिसे बोलते हैं उमानंद नदी द्वीप। उमानंद नदी द्वीप। और यह उमानंद नदी द्वीप विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है और यह ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। और किस जिले में? गुवाहाटी जिले में। गुवाहाटी जिले में स्थित है। बातें समझ में आई? आइए और कुछ बातें जानने लायक समझते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो इम्पोर्टेंट है कुछ बातें और जान लेते हैं। ये जो आपकी लोहित नदी है, जो लोहित नदी है, लोहित नदी किस पहाड़ी से निकलती है? जयालछू पहाड़ी से निकलती है। लेकिन लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं। किस नदी के नाम से? खूनी नदी के नाम से जानते हैं। खूनी नदी किसे कहते हैं? तो हम बोलेंगे लोहित नदी को ही खूनी नदी के नाम से जानते हैं। समझ में आई बात? क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लाल मिट्टी से होके प्रवाहित बहती है। लाल मिट्टी से होके बहती है। लाल मिट्टी से होके बहती है, इसीलिए इसे खूनी नदी के नाम से जानते हैं। और इस नदी का वेग बड़ा तूफानी होता है। बड़ा तूफानी होता, कहने का मतलब तूफान मचाते हुए इतनी रफ्तार से चलती है, इसीलिए इसे तूफानी नाम दिया गया है ऐसी नदी को। समझ में आई बातें? आज हमने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अच्छे से पढ़ा। लेकिन एक बात अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो आप बोलेंगे 2900 किलोमीटर है। फिलहाल लंबाई वगैरह एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बहुत रेयर कंडीशन में पूछ लिए जाते हैं तो पूछ लिए जाते हैं, नहीं तो नहीं पूछे जाते हैं। आप यहाँ तक बातें अगर समझ में आई हो तो ठीक है, नहीं तो बैक करके आप इस वीडियो को पुनः देख लें अच्छे से। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।